तो ओके स्टूडेंट, चलो अब एक एग्जांपल से हम उसे समझते हैं। जैसे हमारे पास दो करंट की डायरेक्शंस दे रखी हैं, एक डायरेक्शन में हमें गिवन है 5 एम्पियर और एक डायरेक्शन में हमें गिवन है 4 एम्पियर, और हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल हमारा 60। ओके, एंगल यहाँ पे हमें गिवन है 60 डिग्री का। तो हम देखते हैं हमारे पास जो करंट I1 है उसकी वैल्यू 5 एम्पियर, करंट I2 की वैल्यू 4 एम्पियर, और दोनों के बीच का जो एंगल वो 60 डिग्री। अब अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो उसमें हमारे पास आता है a² + b² + 2ab cos थीटा। अब हमारे पास a और b जो हैं वो हमने I1 I2 कंसीडर कर रखे हैं। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू प्लेसअप करते हो, I1 की जगह 5², I2 की जगह 4², और यहाँ पर भी वैल्यू प्लेसअप करोगे तो ये आपके पास आता है 61 एम्पियर। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर करंट आ रहा है, इस पॉइंट पर जो करंट है वो करंट हमारा है 5 एम्पियर। तो यहाँ 5 एम्पियर है, यहाँ 61/√ एम्पियर आ रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ अलग अलग हैं दोनों, और जब ये दोनों अलग अलग हैं, एक्चुअल में हमारे पास करंट की वैल्यू ये है, लेकिन वेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। इसीलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी ना कंसीडर करके स्केलर क्वांटिटीज़ कंसीडर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे हमारे पास आता है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, स्केलर है, लेकिन डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी रख रहा है, तो ये क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जब क्वांटिटी डायरेक्शन भी रखे और मैग्नीट्यूड भी रखे, तब हम उस क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं टेंसर। ऐसी क्वांटिटीज़ को नाम दिया जाता है टेंसर का। तो टेंसर बेसिकली अभी हमें पढ़ना नहीं है, हमें डील नहीं करना। सो कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग और पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन टाइम 0 to 3 सेकेंड इफ़ करंट I इज़ इक्वल टू 2t² + 4 एम्पियर इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो चार्ज है हमारा, उसके लिए हमें फॉर्मूला मिलता है। हमें यहाँ पर देखो, हमने एक चीज़ देखी कि जो करंट है हमारा वो वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल वाला फार्मूला लेना है। तो वेरिएबल का फार्मूला हमारे पास होता है I इज़ इक्वल टू dq/dt। तो यहाँ से हम dq की वैल्यू निकालते हैं तो आता है I dt। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं हम, क्योंकि जो कुछ हमें गिवन है, क्या गिवन है कि I जो है वो हमारे पास है 2t² + 4 एम्पियर, और जो टाइम है उसके लिए लिमिट हमें गिवन है 0 से 3 सेकेंड्स। तो हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का, और टाइम का हमें फंक्शन लेना पड़ेगा, उसमें लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। क्या लिमिट लेनी पड़ेंगी हमें कि 0 से 3। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा 2t³ / 3 + 4t, और जो लिमिट्स हैं हमारी 0 से 3। और हमें क्या करना है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। लोअर लिमिट रखोगे 0 है, 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 18 + 12। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है टोटल, वो चार्ज हमें मिलता है 30 कूलम। अब हमारे पास क्या है, Q इज़ इक्वल टू NE, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जब हमें निकालने हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू NE, और चार्ज हमारे पास टोटल आ चुका है 30 कूलम। तो अब क्या करना है, N इज़ इक्वल टू Q/E, और यहाँ से जब आप वैल्यू प्लेसअप करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 18.75 × 10⁻19। तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हैं, जो यहाँ पर इस करंट के अंदर, ये जो करंट है, ये करंट जब पास करे, ये करंट जब फ्लो करे, इतने करंट की वैल्यू फ्लो करेगी कंडक्टर के अंदर से, पास होगा ये करंट, तो हमारे पास क्या होगा, इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहाँ से पास हो रहे हैं 0 से 3 सेकेंड के बीच में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बेसिकली आपको एक चीज़ पता है कि हमारे पास कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो हम देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इट इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब एक स्पेशल नोट है, स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो आपको रिमेंबर रखना है। क्या है स्पेशल पॉइंट, ये कि अगर हमें ग्राफ गिवन है करंट और टाइम का ग्राफ हमें गिवन है, और हमसे बोला जाता है कि हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू
चार्ज के लिए, ओके, चार्ज के लिए। तो चार्ज हमारे पास कैसे निकालेंगे इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्राफ हमारा बन रहा होगा ना, उस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ का जो कर्व होगा, वो कर्व जितना एरिया कवर अप करेगा उसका हमने एरिया निकालना है। तो वो हमें वैल्यू देगा यहाँ से चार्ज की। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के पास। अब आगे जो टॉपिक आता है हमारा बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिफ्ट होता क्या है। ड्रिफ्ट का मतलब है एक तरह से धक्का देना, धकेलना। तो ये होती क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, कि जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट कराए जाते हैं, धकेले जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। और एक बात और है यहाँ पे ज़रूरी है, वो चीज़ याद रखनी है आपको, कि यहाँ जो होगा कंडक्टर के पर जो कंडक्टर के आसपास जो कंडक्टर के सराउंडिंग्स में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से क्रिएट होगा? यहाँ पे हम बैटरी अप्लाई करते हैं, और जब बैटरी अप्लाई की जाएगी तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पर क्या है, करंट जो पोटेंशियल है वो ट्रांसफर होकर यहाँ तक आएगा। तो उस एग्जिस्टेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हो जाती है। चलो हम देखते हैं अब इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन में हमारे पास क्या आता है कि हमने कंसीडर किया कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है ये, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ हमने कंसीडर कर रखी है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर करके चल रहे हैं A। और हमने कंसीडरेशन में लिया है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो n नंबर है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड द कंडक्टर। और हम कंसीडर करते हैं कि -e जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और जो वो इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट कराया जा रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम उसे मूव करा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैपिटल E है। चलो आगे देखते हैं हम इनिशियल वेलोसिटीज़ u1, u2 और un हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। अब ये इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज़ क्या हैं? ये इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज़ हमारे पास होंगी कि हमने अभी कंडक्टर को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करा रखा है। जब कंडक्टर के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं होगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है एवरेजली हमें एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दूसरे कंडक्टर के दूसरे एंड तक नहीं जाएगा। तो एवरेजली हमारे पास क्या होगा, हम उस चीज़ को कंसिडरेशन में ले सकते हैं कि एवरेजली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी हमारे पास। और हम आगे देखते हैं, हम v1, v2, v3, vn कंसीडर कर लेते हैं कि वो वेलोसिटीज़ जितनी वेलोसिटीज़ इलेक्ट्रॉन्स को मिली, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो वेलोसिटी वो गेन करेगा, अटेन करेगा, दैट वेलोसिटी विल बी v1, v2, v3 और vn, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट हो रहा है और चार्ज पार्टिकल भी है, तो हमारे पास जो फोर्स आता है वो फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी हमारी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी F - E इंटू कैपिटल E। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है F QE। हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है हमारी। चलो अब क्योंकि एक और पॉइंट आता है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो मूव करके जा रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक। जब वो मूव करके जा रहा है तो उसमें क्या होगा, एसेलरेशन हो रहा है, एसेलरेटेड मोशन हो रही है। और जब एसेलरेटेड मोशन होगी तो एसेलरेटेड मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स आएगा हमारे पास, उस फोर्स की वैल्यू होगी F m × A, और जो A होगा यहाँ पर वो एसेलरेशन होगा। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो होता है MA = -E × कैपिटल E। हमारे पास ऑप्शन है, चॉइस है कि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लेके चलें या ना लेके चलें। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेके चलते हैं तो ये जो माइनस आ रहा है वो माइनस हमें रखना है, और अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लेते हैं यानी स्केलर फॉर्म लेते हैं तो माइनस हमें नहीं रखना है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एसेलरेशन के लिए फॉर्मूला आता है -E कैपिटल E डिवाइड बाय m, और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि v जो होता है वो u + at के बराबर होता है, और u यहाँ पर क्या है हमारा टाइम नहीं है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, a एसेलरेशन, और t क्या है, t है टाइम। तो यहाँ हम लेके चल रहे हैं t हमारे पास वो टाइम है जितना एक इलेक्ट्रॉन प्रेसाइडिंग इलेक्ट्रॉन को हिट करने में ले रहा है।
तो V1 इज इक्वल टू U1 प्लस AT1, ऐसे ही हम निकालते हैं U2 प्लस AT2, और nth पार्टिकल्स के लिए हम निकालते हैं तो हमारे पास आता है UN प्लस ATN। अब यहाँ पर एसेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा? कांस्टेंट होने के पीछे रीज़न ये है कि एक तो बॉडी हमारी रिजिड है, सपोर्ट है, ठोस सॉलिड है एक तरह से हम कह सकते हैं, और जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनमें जो एसेलरेशंस प्रोड्यूस होंगे वो इक्वल अमाउंट्स में प्रोड्यूस होंगे। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कोई एक ईंट ले लेते हैं और उस ईंट को अगर हम मूव करा रहे हैं तो जितनी स्पीड से ईंट के सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से उतना ही जो स्पीड तो एक तो उनमें सेम होगी, और दूसरा पॉइंट ये होगा कि उनमें जो एसेलरेशन हो रहा होगा वो एसेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि जो फोर्स है वो कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन में ही क्योंकि बोला था हमसे, डेफिनेशन में था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज निकालने का जो तरीका होता है हमने वो अप्लाई करना है, V1 प्लस V2 अप टू Vn डिवाइड बाय n, ये एवरेज निकालने का तरीका होता है। और Vd हमने कंसिडर किया यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज निकालने का मतलब है फार्मूला हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। क्या फार्मूला होता है हमारे पास कि जैसे नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो ये जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सिस्टम में एवरेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं डेरिवेशन के पास। हम जब अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास आता है, हमने Vd निकाला। अब यहाँ पर जो भी है हमने वैल्यूज़ प्लेसअप करनी है, जैसे Vd इज़ इक्वल टू U1 AT1 U2 AT2 और ऐसे UN ATN डिवाइड बाय n। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर U1 U2 UN डिवाइड बाय n ये अलग करना है। ऐसे ही A यहाँ से कॉमन आएगा सब में से, और T1 प्लस T2 प्लस Tn यहाँ पर चलता रहेगा। तो ये जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास डिवाइड बाय n ले लिया हमने। अब यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो हमारे पास क्या है, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी। तो हमारे पास ये जो फार्मूला होगा, ये वाली टर्म पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, यानी फर्स्ट टर्म इस इक्वेशन की ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरी सेकेंड जो टर्म है हमारी T1 प्लस T2 अप टू Tn डिवाइड बाय n, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं टाउ, दैट इज़ नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देन Vd इज़ इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ, और यहाँ से हम इक्वेशन अगर निकालने जाते हैं, यानी कि इक्वेशन बनती है 4। अब जो हमारे पास पीछे वाले पेज पे हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 3 ये है हमारी, इस इक्वेशन का। और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है। इन दोनों इक्वेशंस का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रिजल्ट है वेक्टर फॉर्म में, और ये हमारे पास रिजल्ट है स्केलर फॉर्म में। तो ये जो होगा टोटल हमारा फॉर्मूला होगा किस चीज़ का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप कि समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली पूछ सकते हो। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। अब करंट तो हमें पता है क्या होता है, तो हमने दोबारा से कंसीडर किया ऐसे ही कोई बैटरी के साथ हमने एक कंडक्टर लगा रखा है। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कैपिटल A लेके चलते हैं। इसकी जो लेंथ है उस लेंथ को हम L कंसीडर कर लेते हैं। L हमारे पास लेंथ होगी और A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल n यानी जो नंबर डेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये हम बोलेंगे यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पर वॉल्यूम, कंडक्टर का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास A था और लेंथ हमारी L, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है AL। अब क्या करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। इस कंडक्टर के अंदर कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल N, और ये किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अगर हम नंबर डेंसिटी और कंडक्टर के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से n बनता है हमारे पास स्मॉल n A इंटू L। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज के पास चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या आएगा, हमने फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, एन टोटल नंबर और E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला प्लेसअप किया, Q इज इक्वल टू बनता है NaLe। आगे हम देखते हैं I इज इक्वल टू Q/T होता है, हमने वैल्यू प्लेसअप की। तो हमारे पास L/T, L इज़ द डिस्प्लेसमेंट,
और हम कह सकते हैं एक तरह से लेंथ, और टी इज़ टाइम, तो हमारे पास ये बन जाता है वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो हमारे पास हमने इसे रिप्लेस कर दिया वी डी से, और वी डी हमारे पास क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एवरेजली जो स्पीड ले रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीचिंग टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिलेशन था वो रिलेशन आता है ANE/VD, और VD क्योंकि जो होता है हमारे पास, VD का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था EE टाउ डिवाइड बाय M। तो यहाँ से जब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे प्लेस अप करते हैं VD की जगह, तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं करंट डेंसिटी के पास। तो करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल J से। अब ये होता क्या करंट डेंसिटी हमारे पास होता है कि रेशो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया से कितना करंट पास होके जा रहा है उसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है J हमारे पास, और ये होता है करंट डिवाइड बाय एरिया, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्यों होता है? क्योंकि करंट तो हमारे पास स्केलर है, लेकिन जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सरफेस एरिया है। आगे हम देखते हैं तो यूनिट बनती है हमारे पास इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम ओम्स लॉ के पास चलते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor provided the physical conditions like temperature remains constant। इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि जो टेम्परेचर है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का, वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ओम्स लॉ फेल हो जाता है। हम लिमिटेशंस आगे डिस्कस करेंगे वैसे ओम्स लॉ के। तो हमारे पास इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन आती है अब इसकी, वो आती है I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम रीअरेंज कर लेते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज़ इक्वल टू बनता है हमारे पास I इंटू R। तो जो R है हमारा वो होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस। चलो रेजिस्टेंस भी हम बताएंगे वैसे क्या होता है, आगे हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस ही आता है। तो रेजिस्टेंस इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू ए कंडक्टर, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है हमारा, वो इलेक्ट्रिकल करंट को जो अपोजिशन ऑफर करता है उस अपोजिशन को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, ये उसका सिंबल होता है। और अगर हम डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बात करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ से निकालते हैं। डायमेंशन फार्मूला जब यहाँ से निकालने जाओगे तो R जो होगा वो बनता है आपका V डिवाइड बाय I, और कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, चलें हम आगे। चलिए हम अगले टॉपिक के पास चलते हैं। तो अगले टॉपिक में हमने छोटा सा डेरिवेशन है। कैसा डेरिवेशन है कि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से ओम्स लॉ बनाना है। तो हम कह देते हैं ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए हमें पता है कि हमने एक रिलेशन कैलकुलेट किया था I इज़ इक्वल टू ANE/VD, कुछ ये रिलेशन था हमारा, और VD जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। यहाँ पर हमने वैल्यू प्लेसअप की VD की, तो रिजल्ट ये आया। और हमारे पास एक और रिलेशन होता है, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि E इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr। E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, dV बाय dr, dV इज़ द पोटेंशियल एंड dr इज़ द डिस्टेंस ऑफ द रीजन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं V इज़ इक्वल टू E इंटू L। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आगे जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन कहने का मतलब एक तरीके से हमें डिवाइड करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करते हैं। 2 और 1 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट इस तरह से आएगा आपके पास, V डिवाइड बाय I इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, M is the mass of the electron, A is the area of cross section of conductor, N number density, E electronic charge, tau relaxation time, and this capital E is electric field। और यहाँ से जब कुछ कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन करने के बाद कुछ चीज़ें कट जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कैंसिल आउट हो जाता है। रिजल्ट हमारे पास बचता है V डिवाइड बाय I विच इज़ इक्वल टू ML डिवाइड बाय ANE स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पर हम R के लिए वैल्यू देख लेते हैं। R हमारे पास आता है ML डिवाइड बाय ANE स्क्वायर टाउ, तो हमारे पास ये बन जाता है ओम्स लॉ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस
को अफेक्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कंडक्टर के लिए। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मीन्स लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वायर की, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं आर इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जब आप इन दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करते हो तो कंपेयर कह रहा हूँ, जब आप इन दोनों फैक्टर्स का यूज़ करते हो तो आपके पास आता है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइड बाय ए। आगे हम बढ़ते हैं तो रो एल डिवाइड बाय ए। अब यहाँ पर ये रो क्या है, ये सिंबल होता है किसका, रजिस्टिविटी का। रजिस्टिविटी हम आगे डिफाइन करेंगे क्या होता है। ओके, चलिए हम आगे एक और चीज़ देखते हैं। एक फैक्टर और आता है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, देख लेते हैं। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, आर जो होता है हमारा वो एम एल डिवाइड बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर होता है। चलो यहाँ पर ये टाउ क्या था, ये टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। मीन्स हमने देखा यहाँ पर हमें मिलता है, हमने फाइंड आउट किया कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। कैसे घटता है, कैसे डिक्रीज़ होता है, क्यों डिक्रीज़ होता है, एक तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेके आते हैं कि हमारे पास कोई वायर है, चलो वायर की जगह हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई हमारे पास जैसे मेटल कंडक्टर है, उस पर हमने वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाल दी। जैसे हमने आयरन ले लिया, आयरन के ऊपर वाटर डाला तो नॉर्मल पड़ा हुआ है, अभी टेम्परेचर कम है। और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वो जो वाटर की ड्रॉप्स होंगी वो बार बार उसी के ऊपर उछलेंगी, जंप करेंगी। तो वो जंपिंग किस वजह से हो रही है, वो जंपिंग होने का रीज़न जो है वो ये है कि वहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ही स्पीड से मूव करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रैपिड कोलिजन हो जाता है, और जब रैपिडली कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि जो टाउ था रिलैक्सेशन टाइम, ये हमारा वो टाइम था जितना एक इलेक्ट्रॉन प्रेसाइडिंग इलेक्ट्रॉन को हिट करने में टाइम कंज्यूम कर रहा था। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास आया टाउ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम कहते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। और ये जो पॉइंट होता है ये स्पेशल केस आता है हमारे पास ओनली कंडक्टर्स के लिए या फिर मेटल्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स के लिए ये रिवर्स हो जाता है। सेमीकंडक्टर्स में क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास, अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी का मैथमेटिकल फार्मूला, तो मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास होता है R इज़ इक्वल टू रो ए डिवाइड बाय रो इज़ इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल। तो हमें इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन याद रखनी है। वैसे तो एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी कंडक्टर करंट का अपोजिशन करता है, हम कहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के लिए, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का। बट हमें हमेशा इसी डेफिनेशन को प्रेफरेंस देनी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन को। तो हम देखते हैं ये रेजिस्टिविटी होती क्या है। देखो, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो आ रहा है रेजिस्टेंस एरिया डिवाइड बाय लेंथ। तो हम क्या करते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं इसी फॉर्मुलेशन। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला एक और निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं m डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टिविटी के लिए हम यहाँ से यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल देते हैं। यूनिट हमारे पास आती है ओम मीटर और डायमेंशन फार्मूला हमें मिलता है ml³ T-3 A-2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन
जे सिग्मा एंड ई। जे यहाँ पर करंट डेंसिटी होता है, सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी है और ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए कंडक्टिविटी मैं आपको आगे बताऊँगा क्या होता है अभी। तो अभी हम बात करते हैं, हमने बेसिकली जो करंट डेंसिटी है जे, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है करंट पर यूनिट एरिया, तो हमने फार्मूला यूज़ किया। और करंट के लिए हमारे पास एक और फार्मूला होता है ANE/VD, इक्वेशन नंबर 2 हमने कंसिडर कर लिया। अब हमने 1 और 2 दोनों को कंपैरिजन किया तो हमारे पास रिजल्ट आता है J इज़ इक्वल टू NE/VD, और VD का जो फार्मूला था वो हमारे पास था EE/τ/m, और हमने प्लेसअप किया तो हमारे पास रिजल्ट आता है J इज़ इक्वल टू NE²τ/m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि हमारे पास, हमने अभी ऊपर निकाला था कि रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला होता है, हम इसे और इसे चेक करते हैं तो जस्ट दोनों रिवर्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं कि ये होगा 1/ρ हमने लिखा है यहाँ पर। तो 1/ρ जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है हमारा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है J विच इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है जो हमें डेरिवेशन कैलकुलेट करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं छोटा सा पॉइंट है कंडक्टिविटी, उसके बारे में यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ एक बारी क्या होता है। कंडक्टिविटी हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर ड्यू टू विच द करंट कैन पास थ्रू द वायर, कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से वायर के अंदर से करंट पास होता है उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कंडक्टिविटी का। दूसरी डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जो मैंने आपसे ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बताई थी। चलिए यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो जो यूनिट होंगी इसकी वो रेजिस्टिविटी के रिवर्स होंगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट थी हमारी वो यूनिट थी ओम मीटर, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की क्या होगी, कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी पर ओम पर मीटर। इसका डायमेंशन फार्मूला भी रेजिस्टिविटी के डायमेंशन फार्मूले के रिवर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बाकी हम करते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में हमने अब तक जो किया है इस टॉपिक पर बेस हम टोटल न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। ओनली कल न्यूमेरिकल क्लास होगी हमारी। तो न्यूमेरिकल क्लास करने से पहले मैं छोटी सी एक पॉइंट है कि यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया है, अगर किसी का भी कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ ज़रूर लेना, हिचकिचाना मत। अब आपकी चॉइस है, आप बाय मैसेज पूछते हो या बाय कॉलिंग पूछते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।